हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसटीडी के ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रस्तावना के विषय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद तक पढ़ लिए थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, हम प्रस्तावना को पढ़ के बताते हैं आप लोगों को कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वह संशोधन है जो हुआ था उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वह शब्द कौन कौन है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो 3 शब्द जो जोड़े गए थे वह है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह जो शब्द है, कौन शब्द, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यह जो शब्द है कब जोड़ा गया, तो 1976 में। प्रस्तावना में एक बार जो संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें कि पहला आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह शब्द 1976 में जोड़ा गया। हमारा जो संविधान लागू हुआ है वह 1950 में लागू है। इससे पहले जो था हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक और समाजवादी गणराज्य था। ये तो जो 3 शब्द है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 1976 में जोड़ा गया। इससे पहले जो हमारा संविधान था उसमें क्या था, लोकतंत्र और समाजवादी गणराज्य था उस समय का। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल कहता है कि मूल संविधान में भारत कैसा राष्ट्र था। हमारा जो मूल संविधान था, भारत कैसा राष्ट्र था, तो उस समय हमारा जो संविधान था तो उसमें था कि संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उस समय जो हमारा प्रस्तावना था उसमें जो 3 शब्द नहीं जुटा था, उससे पहले कितने क्या था, तो संप्रभुत्व और संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था हमारा संविधान। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1950 ईस्वी के संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र। क्वेश्चन ये एकदम पूछा जाता है, 100% ये फिक्स क्वेश्चन है कि 1950 ईस्वी के संविधान में प्रस्तावना जो है उसके अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र था। तो उसके अनुरूप इसमें क्या हो जाएगा, आप बताइए आंसर। ए में है आपका संप्रभुत्व संपन्न, बी है समाजवादी गणराज्य, सी में है लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, डी है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 1950 ईस्वी के संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप भारत कैसा राष्ट्र था, बताइए। अभी ऊपर बताए थे ना कैसा था। बताइए आंसर कैसा था। देखिए इसका आंसर, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसके द्वारा स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान को किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, किसके द्वारा बताइए। संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है। क्वेश्चन को गौर से एकदम ध्यान से सुनिए कि क्या कहता है। कहता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। ये क्वेश्चन आता है कि राज्य क्या है। राज्य के विषय में, राज्य शब्द का जब कोई जिक्र करता है तो हमारे दिमाग में एक छवि बनता है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि ये सब राज्य हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या राज्य शब्द का यही एक उल्लेख है कि राज्य कौन क्या है। तो राज्य शब्द का जब भी जिक्र आता है तो ये सब हमारे दिमाग में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राज्य का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं होता है।
ये राज्य होने के लिए कुछ शर्तें हैं। राज्य होने के लिए कुछ शर्त है। कोई भी संस्था जो है उन शर्त को पूरा कर लेती है तो उसे हम राज्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, राष्ट्रीय देश, आपको वैसे संस्था, राष्ट्रीय देश बोलिए या राज्य बोलिए, कि आपकी हो वैसी संस्था जिसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या हो, जहाँ एक सरकार हो, और सरकार कैसा हो, संप्रभुत्व संपन्न हो, सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, सरकार के ऊपर कोई किसी तरह का दबाव ना हो, उसी को संप्रभुत्व संपन्न कहते हैं। समझे ना? क्या राज होने का जो शर्त है, क्या क्या शर्त है, कौन सा है? उसमें क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या हो, जहाँ एक सरकार हो, सरकार जो है ना, वह सरकार जो है संप्रभुत्व संपन्न हो। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में आके निर्णय नहीं ले, इसी को कहते हैं संप्रभुत्व संपन्न। अभी देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, पाकिस्तान का देख सकते हैं, पाकिस्तान अभी चाइना से उतना कर्ज ले चुका है, IMF से ले चुका है, ये सब क्या है? और वो कोई भी निर्णय लेगा तो सबको पूछ के लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो संप्रभुत्व संपन्न नहीं है कि नहीं? बताइए, संप्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान है कि नहीं? नहीं है ना। तो संप्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए ना, कि जो ऐसी सरकार जहाँ उनका शासन चलता हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, वो अपना निर्णय, आंतरिक निर्णय जो है स्वयं ले, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो उसके ऊपर, वही हुआ संप्रभुत्व संपन्न, उसी को हम लोग कहते हैं। वो ऐसी संस्था जिसमें ये 4 गुण है। कौन से? जैसे एक ऐसा संस्था हो, वह संस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें कि 4 गुण हो। वह है क्षेत्रफल आपका, दूसरा जनसंख्या, तीसरा है जनसंख्या, सरकार, और चौथा है संप्रभुत्व। क्या क्या होना चाहिए? 4 गुण कौन सा होना चाहिए? तो क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या और सरकार होना चाहिए, और संप्रभुत्व होना चाहिए, मौजूद होता है। उसके कारण ही हम अब राज्य बन सकते हैं। वह अपने आप में एक राज्य है। ये जो 4 गुण मौजूद है, वो अपने आप में क्या है? एक राज्य है। भारत क्या राज्य है? हाँ, भारत एक राज्य है। क्या भारत को एक राज्य कह सकते हैं? क्या बिहार राज्य नहीं है? भारत भी राज्य है और बिहार भी राज्य है। राज्य का मतलब है कि आप अपने आप में कोई निर्णय स्वतंत्र ले सकते हैं। आपका जैसे बिहार बोर्ड हो गया, ये भी एक राज्य है, वो अपना निर्णय स्वतंत्र ले सकता है। BPSC हो गया आपका, ये स्वयं बोर्ड है, अपना निर्णय स्वयं लेगा, ये किसी के हस्तक्षेप में, इसके निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल, राज्य जो है भारत का एक राज्य है। हम भारत को इस वजह से राज्य कह सकते हैं क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। इसकी भारत की जनसंख्या लगभग जो है 140 करोड़ हो गया है। और हमारा सरकार जो है संप्रभुत्व संपन्न है। संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ तो पहले भी समझा दिए थे, तो अभी फिर से देख लीजिए कि संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। तो क्या अपना निर्णय स्वयं लेना, इसलिए हम भारत को राज्य कह सकते हैं ना जी। क्या भारत दूसरे से ले सकता है अपना राज्य? भारत क्या दूसरे के निर्णय पे काम करता है? नहीं ना। तो भारत राज्य हुआ ना, कि अपना निर्णय ले सकता है ना। क्या अमेरिका के दबाव में आके अपना निर्णय ले सकता है? अमेरिका अगर इस पर दबाव बनाए, क्या लेगा ये? अगर अमेरिका नहीं लिया तो क्या हो गया? तो ये हो गया संप्रभुत्व संपन्न, कहने का अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। अगर लिया तो, अगर अमेरिका के दबाव में निर्णय लिया तो क्या भारत संप्रभुत्व संपन्न हुआ? नहीं ना जी। तब तो चलिए, अपना निर्णय स्वयं जो ले हुआ संप्रभुत्व संपन्न है, इसलिए हम भारत को राज्य कहते हैं। बिहार भी एक राज्य है क्योंकि अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। क्या बिहार में, अगर मान लीजिए कि बिहार में कुछ घटना घटता है, तो क्या भारत सरकार प्रधानमंत्री आके बिहार में देखेंगे? नहीं ना। कौन देखेंगे बिहार में? मुख्यमंत्री या यहाँ का प्रशासन। जो प्रशासन अंडर किसके अंडर है? तो मुख्यमंत्री जी के अंडर है ना जी। जितना भी यहाँ बिहार में है संस्था है, सरकारी गैर सरकारी, सब तो मंत्री का अधीन ही है ना। तो यहाँ निर्णय कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेगा अपना निर्णय कि हमारे राज्य में क्या होना क्या नहीं होगा, थोड़ी ना भारत सरकार आके करेंगे। इस कारण से क्या बिहार भी एक राज्य है और भारत भी एक राज्य है। अब चलिए हम देखते हैं, आपको गणराज्य के विषय में देखते हैं। क्या गणराज्य? देखिए दोस्तों, आप गणराज्य के विषय में जानते हैं। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। मतलब वैसा देश और वैसा राष्ट्र जहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष क्या निर्वाचित होते हैं, अर्थात जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, उन राष्ट्रों को हम गणराज्य कहते हैं। क्या गणराज्य किसको कहते हैं? जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के माध्यम से उसका
चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के माध्यम से चुनाव हो, उसे गणराज्य कहते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत क्या गणराज्य है? बताइए। हाँ, भारत एक गणराज्य है, क्योंकि हम इस वजह से कह सकते हैं जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह जो राष्ट्रपति है हमारा, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और इसका चुनाव होता है। और चुनाव जो है 50% जो अधिक मत प्राप्त करेगा, जिसको भी 50% अधिक मत प्राप्त हो, उसको हम राष्ट्रपति निर्वाचित मान सकते हैं कि माना ही जाता है 50% होने के बाद। तो गणराज्य किसको कहते हैं? वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अर्थात जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, उन राष्ट्रों को हम गणराज्य कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत एक गणराज्य है। हाँ, है ना। भारत गणराज्य हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि जो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति होता है, इसका चुनाव होता है। 50% अधिक मत प्राप्त जिसे होता है वह राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाता है। 50% मत जिसको प्राप्त हो जाता है वह राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाता है। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रथम नागरिक होता है। ये तो बताए थे कि राष्ट्रपति जो हमारा है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग लेता है? नहीं ना। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आम जनता भाग लेता है? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। हम लोग MP MLA को चुनते हैं ना, बोलिए। हम लोग जो MP MLA को चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में, MLA को चुन कर भेजते हैं विधानसभा और संसद को पार्लियामेंट में। MP MLA का चुनाव होता है ना, तो उसी जो MP और MLA को जो चुनकर भेजते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। वही हम जिनको चुन के भेजते हैं वही उनको राष्ट्रपति का वहाँ वोट करता है और वो जो वोट देता है हम। चलिए देखते हैं लोकतंत्र को। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र कहिए या जनतंत्र कहिए, यह लोकतंत्र है। प्रजातंत्र कह सकते हैं या जनतंत्र भी कह सकते हैं। यह जो लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी जो है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है। ये हमारा जो डेमोक्रेसी है इससे बना है, तो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से, तो वह दोनों शब्द हैं। डिमोस का अर्थ क्या होता है? लोग होता है। डिमोस का अर्थ लोग होता है और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। यानी कि डेमोक्रेसी का सामूहिक अर्थ लोगों का शासन होता है। क्या होता है डेमोक्रेसी का सामूहिक अर्थ? लोगों का शासन। देखिए, शासन की वैसी प्रणाली जिसमें अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार जनता को है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, विश्व के ज़्यादातर देश में जो है ना आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा। विश्व के ज़्यादातर में क्या है? विश्व के ज़्यादातर देश में क्या है? वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यह एकमात्र देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा देश है वो बताइए? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है जिसमें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि जहाँ की आबादी काफ़ी अधिक वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जहाँ की आबादी काफ़ी है तो वहाँ तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना स्वाभाविक है। तो जैसे आप देखिए, अमेरिका हो गया आपका, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत हो गया, चाइना में तो एक नहीं है, कारण चाइना में तो कम्युनिस्ट का सरकार है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ एक ही सरकार है, वहाँ चाइना में लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का हो गया बताइए? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो चलिए अब जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की वैसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें कानून का निर्माण संसद करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहा जाता है? जिसमें कानून का निर्माण संसद करते हैं। शासन की वैसी प्रणाली को कहा जाता है जिसमें कानून का निर्माण संसद करती है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। क्या? शासन की वैसी प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में सीधे तौर पर जनता की भागीदारी हो। कानून के निर्माण में किसकी? जनता की भागीदारी हो, उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।
वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी ना हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया गया हो, उस कानून के तहत आम जनता शासित होती हो, उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आया समझ में? क्या शासन की जो प्रणाली है इसमें जिसमें कि कानून के निर्माण में सीधे तौर पर किसका, आम जनता की भागीदारी ना हो, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया गया हो, जिसको हम वोट दे के भेजते हैं पार्लियामेंट और विधानसभा में। पार्लियामेंट में संसद और एमएलए को चुनते हैं जी, एमपी एमएलए को, उसको जो भेजते हैं, जो कानून जब बनता है हम लोगों के लिए, तो क्या हम लोगों के द्वारा आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया गया हो, उसी कानून के तहत आम जनता शासित होती है, उसी को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या यहाँ भारत है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र? बताइए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, उसका नाम था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर एक परिभाषा दिया था। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर एक परिभाषा दिया था। वह परिभाषा इस प्रकार से था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासक प्रणाली है। आप जिसको चुनिएगा आप पर वह शासन करेगा, जिनको आप चुन के भेजिएगा उसी वही ना आप पर शासन करेगा जी। तो वही है अब्राहम था उसका। उसने लोकतंत्र के लिए एक परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासक प्रणाली है। ये किसका था? लोकतंत्र का। कौन दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने। अभी तो बताया कि लोकतंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आगे भी पढ़ी है, बताए थे। देखिए, वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून निर्माण और शासन प्रसारण में आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून निर्माण में आम जनता नहीं बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। विश्व के अधिकतर देश में आपको ये देखने को मिलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हो गया कि भारत, अमेरिका, कनाडा, ये सब में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ मिलेगा आपको देखने का? बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको एकमात्र स्विट्जरलैंड है जो कि देखने को मिल जाएगा। शासन की उसमें ऐसी प्रणाली जिसमें कानून निर्माण में शासन प्रशासन आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। आया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? बताइए। कानून के निर्माण में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष हो, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वाधिक उदाहरण स्विट्जरलैंड है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि जिसको हमने वोट देकर जिताया है वही हमारे लिए जो कानून बनाता है, हम जिनको चुन के भेजे हैं वो हमारे ऊपर कानून बनाता है, शासन करता है, उसी को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आपको यह अधिकतर देशों में देखने को मिल जाता है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इसमें प्रत्यक्ष, इसमें हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आगे अगले वीडियो में हम